नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है डेली एमसीक्यू यानी कि 25 हिस्ट्री के वो 25 क्वेश्चंस जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के इन 25 क्वेश्चंस की। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध धर्म के विरोधी थे। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। इनमें से कौन सा सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत के रखा है इक्ष्वाकु शासक बौद्ध धर्म के विरोधी थे। ऐसा नहीं है, वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन वो उसके विरोधी नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पर गलत हो जाती है कि विरोधी थे, ऐसा नहीं है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ये बात बिल्कुल सही है। यदि हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो जो बिहार और जो मगध का क्षेत्र है वहाँ के शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है उनके लिए अवसर प्रदान किए गए, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मौर्य साम्राज्य में बहुत तेजी के साथ हुआ। तो इसका सही आंसर बी है, केवल दो। इसमें कौन सा है सही है? पहला वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वहां पर विरोधी की बात करके वो विरोधी नहीं थे, क्योंकि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासकों के दौरान भी बौद्ध धर्म जो है बड़ी तेजी के साथ फला और फूला था। डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के बिहार और बंगाल में पाल वंश का शासन था। वे पूर्वी भारत के शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इक्ष्वाकु शासक शैव थे और वैदिक संस्कार करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म भी उनके शासन काल में फला और फूला था। अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी में भारत में जनजातीय विद्रोह के लिए एक सामान्य कारक प्रदान किया? तो जरा देखिएगा, पहला ऑप्शन बात ये हो रही है कि जो 9वीं शताब्दी में जनजातीय आंदोलन हुए वो जनजातीय आंदोलन किसके कारण हुए? पहला ऑप्शन दे रखा है भूमि राजस्व और जनजातीय उत्पादों के कराधान की एक नई प्रणाली की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं है, क्योंकि कराधान की प्रणाली की शुरुआत यदि हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स की यदि हम बात करते हैं तो अंग्रेजों के समय में शुरुआत हुई। लिखा हुआ है बी आदिवासी क्षेत्रों में विदेशी धार्मिक मिशनरियों का प्रभाव। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विदेशी धार्मिक मिशनरियों का प्रभाव था, लेकिन वो केवल धर्म तक सीमित थी, व्यवस्था से उनका कोई लेना देना नहीं है। सी जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में साहूकारों, व्यापारियों और राजस्व किसानों का उदय। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है कि जनजातीय जो क्षेत्र थे, जो भी जंगल वाले क्षेत्र हैं, जनजातियों का मतलब है वो लोग जिनका मूल निवास स्थान जंगलों में है, जिनकी जो दिनचर्या है वो जंगलों पर आधारित है। तो जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में जो है बड़ी संख्या में साहूकार आए, किसान आए, व्यापारी आए, और इससे क्या हुआ कि जनजातीय विद्रोह का एक जो है पृष्ठभूमि तैयार हुई। जनजातीय समुदाय के पुराने कृषि व्यवस्था का पुनर्विघटन, ये भी इसका आंसर गलत है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में भारत में आदिवासी समुदायों के पुराने कृषि व्यवस्था का पूर्ण विघटन, आदिवासी क्षेत्रों में विदेशी धार्मिक मिशनरियों का प्रभाव, आदिवासी क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में व्यापारी और राजस्व किसानों का उदय हुआ। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जरा पीछे जाएंगे हम। इसमें अगर क्वेश्चन होता ये सभी, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो इसका सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसका उन्होंने डी दे रखा है, तो हम डी की ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान बुद्ध की छवि को कभी कभी हाथ के इशारों से दिखाया जाता है, जिसे भूमि स्पर्धा मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रतीक किसका है? पहला है मारा पर नजर रखने और मारा को अपने ध्यान में विघ्न डालने से रोकने के लिए बुद्ध का पृथ्वी से आह्वान। बी है मारा के प्रलोभनों के बावजूद अपनी पवित्रता और शुद्धता का साक्षी बनने के लिए बुद्ध का पृथ्वी से आह्वान। सी है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण दिलाना कि वे सभी पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और अंत में पृथ्वी पर विलीन हो जाते हैं, इस प्रकार यह जीवन क्षणभंगुर है। और चौथा है दोनों, यानी ए और बी दोनों ही कथन इसमें सही है।
तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, मारा के प्रलोभनों के बावजूद अपनी पवित्रता और शुद्धता का साक्षी बनने के लिए बुद्ध का पृथ्वी से आवाहन। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा था जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो मारा नाम का एक राक्षस था जिसने बुद्ध की तपस्याओं को भंग करने का प्रयास किया। कई प्रयासों के पश्चात भी जब मारा अपने जो प्रयोजन है उसमें असफल रहता है तभी बुद्ध को ज्ञान मिलता है। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा है जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पर भगवान के जो हाथ है वो नीचे की ओर झुके हुए हैं, एक हस्त की जो पांचों रेखाएं हैं वो नीचे की ओर इंगित कर रही हैं और वो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कितने भी प्रलोभन आपको क्यों ना दिए जाएं, आप अपनी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखिएगा। लिखा हुआ है भूमि स्पर्श का अर्थ पृथ्वी को छूना है। इसे आमतौर पर पृथ्वी साक्षी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा तब बनती है जब दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां जमीन को छूने के लिए विस्तारित होती हैं, जो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से कौन सा था? भक्ति था, छवि पूजा और यज्ञ था, प्रकृति की पूजा और यज्ञ था, प्रकृति की पूजा और भक्ति था। यदि आप इन ऑप्शंस को देखते हैं तो आर्य जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा किया करते थे और आर्यों को, ठीक है, आर्य यज्ञ को बहुत किया करते थे, यज्ञ की उपासना किया करते थे। यज्ञों का जो आर्यों के जीवन में महत्व था, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सी, कि आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ को समर्थन करते थे। लिखा हुआ है प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म प्रकृति और यज्ञों की पूजा था। फिर सूर्य अग्नि पवन भोर जल वर्षा देवता इंद्र और पृथ्वी ऐसी प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राचीन भारत के संदर्भ में सही है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि देश की अर्थव्यवस्था की भूमिका में कौन सा ऑप्शन सही है। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत थी और राजा उनके ऊपर मुख्य प्रशासनिक प्राधिकरण था। मजदूरी, काम के नियम, मानक और मूल्य संघों द्वारा तय किए गए थे। गिल्ड के पास अपने सदस्यों पर न्यायिक शक्ति थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, यानी ये 3 कूट हैं, इन 3 में से आपको सही बताना है। पहला और दूसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में संघ की बात करते हैं तो संघ क्या था? मजदूरी, काम के नियम, मानक और जो मूल्य है वो संघों के द्वारा तय किए जाते थे, निर्धारित किए जाते थे। गिल्ड के पास ये जो संघ हुआ करते थे वो गिल्ड बोले जाते थे और गिल्ड के सदस्यों के पास क्या थी? अपनी न्यायिक शक्ति थी। यानी कि 2 और 3 इसमें सही आंसर है। जातक कथाओं में संघ व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं वो कथाएं हैं जो कि भगवान बुद्ध के जन्म से पहले या उनके पूर्व जन्म की घटनाओं पर आधारित हैं। उन जातक कथाएं उनमें गिल्ड, शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ था जो एक ही शिल्प और पेशे का पालन करते थे। गिल्ड आमतौर पर मध्ययुगीन काल में मौजूद थे। गिल्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के हितों की रक्षा करना था। गिल्ड मतलब समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत की वैज्ञानिक प्रकृति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? 11वीं शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य चिकित्सा उपकरणों का आम उपयोग हो रहा था। मानव शरीर में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण 33वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में शुरू हो गया। कोण की ज्या की अवधारणा 55वीं शताब्दी ईस्वी में ज्ञात थी। चक्रीय चतुर्भुज की अवधारणा 77वीं शताब्दी में ज्ञात थी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें पहला, दूसरा और जो चौथा है ऑप्शन वो सही है। एक मिनट, पहला, तीसरा और चौथा, सॉरी, ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी सही है और चौथा भी सही है। यानी कि अगर हम सुश्रुत को देखते हैं, सुश्रुत के समय में शल्य चिकित्सा की शुरुआत हो चुकी थी। सुश्रुत को ही शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि 11वीं शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य चिकित्सा उपकरणों का उपयोग आम हो रहा था, ये सही है। कोण की बात हो रही है, ज्या की अवधारणा 55वीं शताब्दी में विकसित हो चुकी थी। चक्र चतुर्भुज की अवधारणा 77वीं शताब्दी में ज्ञात थी। इसका सही आंसर है 1, 3 और 4। तो ऑप्शन जाता है सी के साथ, ये इसका सही आंसर है।
प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता? तप और भोग की पराकाष्ठा का परिहार, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता, अनुष्ठानों की प्रभावकारिता का खंडन, और कह रहा है कि इनमें कौन सा कूट सही है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है डी, 1 और 2 3, ये तीनों सही है। तप और भोग की पराकाष्ठा का परिहार भी है, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता भी है, अनुष्ठानों की प्रभावकारिता का जो है उन्होंने खंडन भी किया है। लेकिन जरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कहता है। डिस्क्रिप्शन कहता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने वेदों और वैदिक पुजारी के अधिकार को खारिज कर दिया। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही राजघरानों के थे, ना कि पुरोहित परिवारों के, और दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, तब विकल्प भी सही उत्तर है। 2 और 3 समान था। अच्छा, दोनों की समानता की बात हो रही है। ठीक है, दोनों ने यही बात की है। और तप और भोग की पराकाष्ठा के अलग अलग जो है वहां पर नियम बताए गए हैं। जैन धर्म में तो कुछ ज्यादा ही कठोर नियमों की बात की गई है, जबकि बौद्ध धर्म में कुछ नियमों में शिथिलता दी गई है। कौन सा कथन जैन सिद्धांत पर लागू होता है? कर्म को नष्ट करने का निश्चित तरीका तपस्या करना है, प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी एक आत्मा है, कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए, केवल एक। बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 3, और डी है ये सभी। तो ये सभी जो आंसर है वो इसमें सही है। जैन धर्म की बात होती है। जैन धर्म की यदि हम बात करते हैं तो कर्म को नष्ट करने का निश्चित तरीका क्या है? तपस्या है। तपस्या के द्वारा कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। जो भी आपने अच्छे बुरे काम किए हैं सब तपस्या के जो जरिए है, जो बुरे कार्य हैं उनको आप भंग कर सकते हैं। कर्म आत्मा का अभिशाप और इसे समाप्त किया जाना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि छोटे कण में भी आत्मा होती है, जैन धर्म इसका विश्वास रखता है। हमने अपने कल के वीडियो में बात की थी कि जैन धर्म में किसानों को जो है निषेध किया गया है। क्यों? क्योंकि कृषि में जीवों का मृत्यु होगी और अहिंसा यहाँ का मूल धर्म है। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं यानी कि ये सभी ऑप्शन सही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के 5 महान व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, लिखा हुआ है। ब्रह्मचर्य भी इसमें आता है। जैन धर्म वैदिक सत्ता को अस्वीकार करता है, अहिंसा और नैतिकता में विश्वास करता है, कर्म पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करता है और नास्तिक है। इसके अलावा जैन धर्म के अनुसार आत्मा को कर्म उत्पन्न करने के लिए मजबूर करता है और कर्म अंत या बंधन में या बंध में परिणत होता है। अतः कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए नए कर्मों के प्रवाह को रोकना होगा और संचित कर्मों को नष्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निर्वाण क्या है? कामना की ज्वाला का लुप्त होना, स्वयं का पूर्ण विनाश, आनंद और विश्राम की स्थिति, सभी समस्या पर एक मानसिक अवस्था, ये निर्वाण के बारे में दे रखा है। तो यदि हम बात करते हैं तो निर्वाण क्या है? देखिए, निर्वाण क्या है, यहाँ पर बौद्ध धर्म में 2 बातें आती है। एक आता है निर्वाण और एक आता है महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण जो है ये जीते जी मिल सकता है, ये जीते जी प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु से ही मिलता है, मृत्यु के बाद ही मिलेगा। तो कह रहा है कि निर्वाण क्या है? तो जो आनंद और विश्राम की स्थिति है, जीवन में जब आनंद आने लगे, जब आप एक जगह पर ठहर हो जाए, प्रत्येक परिस्थिति आपके लिए कैसी भी स्थिति हो, आप विचलित ना हो, तो वो आनंद है। सुख दुख से आप ऊपर चले जाएं, ये आनंद है। तो आनंद और विश्राम की स्थिति क्या है? ये आपका निर्वाण की अवधारणा को व्यक्त करता है। सही आंसर है सी। निर्वाण का अर्थ है बौद्ध धर्म में शांति और खुशी, सम्यक दृष्टि, सम्यक आकांक्षा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सभी 8 मार्ग निर्माण को प्राप्त करने में सहायक हैं। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा युग भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग,
लोकायत और कापालिक। तो जो सी ऑप्शन है यही नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है कि लोकायत और कापालिका नहीं आते। यदि हम बात करते हैं तो 6 दर्शन षडांग बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा और न्याय और वैशेषिक। ये षड दर्शन भारतीय उसमें बताए गए हैं। ठीक है, इन षड दर्शनों का विकास गुप्त काल के दौरान हुआ। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है लोकायत और कापालिका आपके हिस्सा नहीं है। लिखा हुआ है हिंदू दर्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म के 6 रूढ़िवादी स्कूल हैं। न्याय इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं, सांख्य इसके प्रवर्तक कपिल हैं, योग इसके ऋषि पतंजलि हैं, वैशेषिक के कणाद और उलूक हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी की है, उत्तर मीमांसा ऋषि जैमिनी का है। ये षड दर्शन बताए गए हैं और ये सभी गुप्त काल में विकसित हुए थे। लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भारत के प्रतीक के नीचे अंकित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जय होती है, यही भारत का ध्येय वाक्य भी है। भारतीय यदि हम चिन्ह की बात करते हैं, भारत के प्रतीक यानी सारनाथ के स्तंभ की हम बात करते हैं, तो वहां पर उसके नीचे यही वाक्य खुदा हुआ है, सत्यमेव जयते। ठीक है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द और सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य ही की विजय होती है। देवानगरी लिपि में अपेकस के नीचे खुदा हुआ है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं? अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो जो 30 और 4 यानी कि कौशल और मगध, ये दो जो है ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बुद्ध के जीवन से कौन से जुड़े हुए हैं? कौशल और मगध नाम के जो 2 प्रांत थे, 2 राज्य थे, ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के संस्थापक जो बाद में बुद्ध के रूप में जाने गए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहते थे। गौतम का जन्म वर्तमान नेपाल के एक राजकुमार के रूप में एक धनी परिवार में हुआ। लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है। बोध गया आत्मज्ञान के लिए जाना जाता है। सारनाथ में इन्होंने पहला शिक्षण दिया, पहला ज्ञान दिया। कुशीनारा में मृत्यु हुई। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा जो है इनके द्वारा उपदेश दिए गए। राजगीर जो मगध की राजधानी थी और मगध के शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिनमें अशोक महान जैसा शासक हुआ। तो ये सभी बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सामंती व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? सामंती व्यवस्था की बात हो रही है। लिखा हुआ एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण है और एक बहुत ही कमजोर प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरण है। भूमि के नियंत्रण और कब्जे के आधार पर प्रशासनिक ढांचे का संबंध उदय है। सामंती स्वामी और उनके अधिपति के बीच स्वामी वासल संबंध का निर्माण है। तो बात हो रही है सामंती व्यवस्था का, जो ऑप्शन की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ठीक है, भूमि के नियंत्रण और कब्जे के आधार पर एक प्रशासनिक ढांचे का उदय हुआ सामंती व्यवस्था में। ठीक है, सामंती व्यवस्था क्या है कि यहाँ पर राजा, राजा के नीचे मंत्री, मंत्री के नीचे उसके कार्यकार, उसके नीचे और कार्य करने वाले और अंत में किसान आता है। तो इस प्रकार से ये सामंती व्यवस्था है। ठीक है, सामंती स्वामी और उनके अधिपति के बीच स्वामी वासल संबंधों का निर्माण होता है, ये भी सही है। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? जॉर्ज बुलर, जेम्स प्रिंसप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसप के द्वारा 1837 के आसपास जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। ठीक है, जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। लिखा हुआ है जेम्स प्रिंसप एक ब्रिटिश पुराविशेष और औपनिवेशिक प्रशासक थे।
वह अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। अशोक के शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित से किस पुस्तक में प्राचीन भारत में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? स्वप्नवास दत्ता जो भास के द्वारा रचित है, मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा रचित है, मेघदूत ये भी कालिदास के द्वारा रचित है, रत्नावली ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम में जो है इसमें जो है आपके प्राचीन वंश के संस्थापक की जो है पुत्र की जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि मालविका नाम की एक जो कन्या है वो अग्निमित्र नाम के राजा के साथ क्या है, प्रेम करती है। और मालविका अग्निमित्र में क्या है, इस कहानी को दर्शाया गया है। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त मौर्य के हत्या करके शुंग वंश के संस्थापक वे मौर्य सम्राट मालविकाग्निमित्रम की सेना में कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, कालिदास रचित एक संस्कृत नाटक है, वह मौर्य सम्राट की सेना में कमांडर इन चीफ थे। मालविकाग्निमित्रम कालिदास रचित एक संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्रा के प्रेम और विवाह का वर्णन किया गया है। वो कौन सा है, मालविकाग्निमित्रम। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वैदिक आर्यों ने युद्ध में कवच और टोप का प्रयोग किया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके प्रयोग का कोई ठोस प्रमाण नहीं छोड़ा है। ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा जानते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने घोड़े को पालतू पशु बनाया, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में पता होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक ही सही है और वो है ऋग्वैदिक आर्यों ने युद्ध में कवच और टोप का प्रयोग किया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा क्या है, इनके प्रयोग का कोई भी प्रमाण नहीं छोड़ा गया है। तो ऑप्शन केवल एक ही सही है, ऑप्शन केवल एक ही सही है। ठीक है, यदि आप लोहे की बात करते हैं तो नवपाषाण युग की बात आती है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं लोहे का कोई भी वहां पर साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। और ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने घोड़े को पालतू पशु बनाया, ये बात सही है, जबकि सिंधु घाटी लोगों को इस जानवर के बारे में पता होने का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत से जानवरों के बारे में परिचित थे। सही आंसर ए। ऋग्वैदिक आर्य चरवाहा थे और उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उनकी संपत्ति का निर्माण उनके मवेशियों के संदर्भ में लगाया गया था। जब वे स्थायी रूप से उत्तर भारत में बस गए तो उन्होंने कृषि कार्य को करना शुरू कर दिया। लिखा हुआ है, काकतीय साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था? काकतीय साम्राज्य की बात होती है। काकतीय साम्राज्य दक्षिण का एक साम्राज्य है। ठीक है, अब उसके बारे में पूछा कि प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? काकीनाडा, मोटूपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लरू। तो मोटूपल्ली जो है वो उनका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा? मोटूपल्ली उनका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने काकतीय वंश की स्थापना की। रुद्र प्रथम ने वारंगल को काकतीय राज्य की राजधानी बनाया। मोटूपल्ली यानी कि जो आंध्र प्रदेश में उनके युग का एक प्रमुख बंदरगाह है। गणपति के बाद उनकी बेटी रुद्रमा देवी वारंगल के शासक थे। रुद्रमा देवी को उनके पुत्र प्रताप रुद्रदेव ने उत्तराधिकारी बनाया। इस अवधि के दौरान खिलजी और तुगलक शासकों ने वारंगल पर आक्रमण किए थे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौतांत्रिक और समितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे। सर्वस्तिवादन का मानना था कि घटना के घटक पूर्ण रूप से क्षणिक नहीं थे, बल्कि एक अव्यक्त रूप में हमेशा के लिए मौजूद थे। तो इसमें कौन सा सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो इसमें सर्वास्तिवाद का मानना है कि घटना के घटक पूर्ण रूप से क्षणिक नहीं थे, बल्कि एक अव्यक्त रूप में हमेशा के लिए मौजूद थे। ये कथन सही है। यदि आप बात करते हैं सर्वास्तिवाद बात की, तो ये हीनयान जो शाखा है जैन धर्म की, उससे संबंध रखता है। वैभाषिक और सैद्धांतिक विद्यालय हीनयान से संबंधित है और सर्वास्तिवाद के दो मुख्य विद्यालय हैं। सर्वास्तिवादन का मानना था कि परिघटना के घटक पूर्ण रूप से क्षणिक नहीं थे,
बल्कि एक अव्यक्त रूप में हमेशा के लिए मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन है? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर और जीमूतवाहन। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर, जीमूतवाहन, इनमें कौन आपका जो है भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता की बात होती है? तो इसमें जो आपके विज्ञानेश्वर हैं ये एक विधिवेत्ता है, हेमाद्रि एक विधिवेत्ता है, और जीमूतवाहन भी क्या है, एक जो है आपके प्रसिद्ध विधिवेत्ता। विधि मतलब कानून के जानकार, जिनको कानून की बड़ी अच्छी समझ है, जो कानून को जानते हैं, वो विधिवेत्ता है। तो वो कौन कौन है आपके? वो विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जीमूतवाहन है। सही आंसर इसका जाता है सी, 1, 2 और 4। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध न्यायविद थे। मिताक्षरा एक प्रसिद्ध पुस्तक विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखी गई। राजशेखर एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि, नाटककार और गुर्जर प्रतिहारों के आलोचक थे। लिखा हुआ है, चोल काल के दौरान निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा निरपवाद रूप से देवता को निम्नलिखित के साथ दर्शाती है। 8 हाथ के, 6 हाथ के, 4 हाथ के, 2 हाथ के। तो चोल काल के दौरान नटराज की जो प्रतिमा है वो 4 हाथ के देवता को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है, 4 हाथ कहा जाता है, नटराज की प्रतिमा है ये। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक। उसने पल्लवों और पांड्यों को लाकर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। राजराजा प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। चोल कालीन सबसे महत्वपूर्ण नटराज शिव मंदिर है। पंचायती राज व्यवस्था चोलों के द्वारा ही दी गई है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था के जनक चोल लोग बताए गए हैं। निम्नलिखित स्मारकों में किस एक में गुंबद जैसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है? तो जो बीजापुर का गोल गुंबद है, जिसे बहमनी साम्राज्य में बनाया गया, ये गोल गुंबद है बीजापुर का। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन या सबसे बड़े गोल गुंबजों में से एक माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गोल गुंबद है। इसका व्यास 124 फीट है। इसे मोहम्मद आदिल शाह ने 1656 में बनवाया था। इसे बहमनी, ये ब्राह्मणी नहीं है, यहाँ पर बहमनी साम्राज्य के दौरान, बहमनी साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। तो गोल गुंबज किसने बनवाया था? बहमनी साम्राज्य के जो है मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा क्या है, इस गुंबज को बनवाया गया। अष्टप्रधान क्या है? तो अष्टप्रधान हर किसी को पता है, मराठा प्रशासन में जो थी शिवाजी की एक मंत्रिमंडल थी, जो शिवाजी के लिए विभिन्न मसलों पर राय, सलाह, मशवरा देने का कार्य करती थी। तो अष्टप्रधान क्या है? मराठा प्रशासन में एक परिषद है। अष्टप्रधान देखिए लिखा हुआ है 8 मंत्रियों का समूह। पेशवा प्रधानमंत्री, वाक्यानवीस गृह मंत्री, सामंत दबीर बाहरी लोगों से निपटना, सचिव आधिकारिक पत्राचार, पंडित राव आधिकारिक धार्मिक अधिकारी, सरे नौबत, ठीक है, सेना मामले, न्यायाधीश या न्यायपालिका। ये सरे नबुआत है, कहीं कहीं पर ये सरे नौबत भी मिलता है। मोदी लिपि को दस्तावेजों में नियोजित किया था वड़ियारों ने, जमोरिंस ने, होयसलों ने और मराठों ने। यदि आप मोदी लिपि की बात करते हैं तो मराठों के द्वारा इस लिपि को क्या है, संरक्षित किया गया था। किसके द्वारा नियोजित किया गया था? मराठों के द्वारा। यदि आप महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर आपको ये मोदी लिपि जो है उसमें जो दस्तावेज हैं उनको लिखे हुए मिलेंगे। मोदी मराठी भाषा लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लिपि है, जो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा है। तो मूल रूप से मराठों की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 है, नस्तलीक थे मध्ययुगीन भारत में प्रयुक्त एक फारसी लिपि, तानसेन द्वारा रचित राग, मुगल शासकों द्वारा लगाया जाने वाला उपकर, उलेमाओं के लिए आचार संहिता का एक मैनुअल। तो नास्तालिक के बारे में कहता है कि मध्ययुगीन भारत में प्रयुक्त एक ये फारसी लिपि थी। ठीक है, नास्तालिक क्या है? एक फारसी लिपि है जो मध्ययुगीन भारत में प्रयोग की जाती थी। नस्तलीक एक नास्तालिक शैली की अरबी लिपि है जो दक्षिण पश्चिम एशिया की
विभिन्न प्रकार की भाषाओं का समर्थन करती है, जिसमें उर्दू भी शामिल है, लेकिन ये सीमित नहीं है। ये फॉन्ट अल्पसंख्यक भाषा समर्थन के उद्देश्य से है। तो यानी 24 का ए। आज का अंतिम क्वेश्चन वो ये है कि जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब आने का एक तरीका था, वो कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गौसुदराज और शाह आलम बुखारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाबा फरीद। बाबा फरीद का मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब आने का एक तरीका या साधन है। बाबा फरीद के बारे में कहा जाता है कि ये बलबन का दामाद था, और बाबा बलबन एक शासक था, ठीक है, इसने सिजदा और पैबोस की प्रथाओं को शुरू किया था, ये उनके दामाद थे, और सूफी परंपरा में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। बाबा फरीद मुल्तान में ख्वाजा कुतुब से मिले और उनके शिष्य बन गए, उनके साथ दिल्ली चले गए। ख्वाजा कुतुब ने महरौली में अपने खानकाह में युवा रहस्यवादी को एक ध्यान सौंपा, और वहां पर वो क्या है, सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो है कहें कि तल्लीन रहते थे, सूफी परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो आज के तो ये 25 क्वेश्चंस। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, इससे नई नई सूचनाएं, नई नई वीडियोस आपको आप तक समय से पहुंचती रहें। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।